हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी का सेकंड पेपर है ये, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 2020 का पेपर है ये, और एज़ यूजुअल 75 मार्क्स का है और टाइम आपको 3 घंटे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। देखिए, बॉटनी के लिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाता है, आइडिया लगता जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर थोड़ा सा अल्टरेशन करके क्वेश्चन वैसा ही आता है और उसी टॉपिक से आता है। और जनरली ये जो पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, तो जिसकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो ये पेपर बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि ये पूरा ही पेपर जेनेटिक बेस्ड है। जेनेटिक्स आपकी 12th में भी थी और जूलॉजी में भी है बीएससी थर्ड ईयर के, और बॉटनी में भी है। तो जेनेटिक्स टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर देखते हैं, सेक्शन ए में सभी जानते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट होते हैं और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आप सभी को पता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, आप सभी ने सुना होगा, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अगर आप बेसिक चीज़ लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलना बिल्कुल जायज़ है। अगर आप अननेसेसरी लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखेंगे, तो आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि 50 वर्ड्स में जब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आपको उतने ही वर्ड में लिखना है। बहुत ज़्यादा आप एक्सेस लिख जाएंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा आता होगा या आप बना बना के लिखने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एडिशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करिए छोटा लिखिए, कंसाइज लिखिए, वैल्यूएबल लिखिए, 50 वर्ड्स में ही लिखिए, ठीक है। इसी वजह से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो अपना टाइम आपको बचाना है एग्जाम में, ज़्यादा अननेसेसरी नहीं लिखना कहीं पर भी। ये तो एडिशनल टिप हो गई। देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता होगा ये चीज़, ये आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो डीएनए होता है उसमें वो किन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ए एडेनिन, थाइमीन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। और डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? आरएनए में देख लीजिए कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। आरएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन की जगह पे यहाँ पे यूरासिल होता है। ये इतना डिफरेंस तो सभी को पता होगा, तो ये आपको अपने आंसर में मेंशन कर देना है अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यूरासिल और थाइमीन का डिफरेंस होता है। और अगर आप ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में ही आंसर में लिख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड आपका शुगर मॉलिक्यूल होता है इसमें, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। आप लिख देंगे कि आ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, फिर लिख देंगे एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो मैंने अभी बताया, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अल्टरेशन आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में होते हैं वहाँ पे थाइमीन होता है, और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वहाँ पे थाइमीन की जगह पे यूरासिल होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस भी क्या क्या होते हैं और डीएनए आरएनए में क्या क्या अलग अलग होता है। काफ़ी मैंने ब्रीफ बता दिया, पर कोई नहीं, आपको आना चाहिए। फिर देखते हैं जीन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, जीन प्रोडक्ट जो है वो जीन एक्सप्रेशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम जीन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन जो होता है, जिसमें लैक ऑफ भी आपका एग्जाम्पल में आता है, तो जीन एक्सप्रेशन से बनने वाला जो आउटकम होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे हम कहते हैं जीन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आपको पता होगा, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की कॉपीइंग करना, रेप्लीफाई करना, उसकी कॉपी बनाना हम कहते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का ये मतलब होता है, जैसे आपके पास एक डीएनए गिवन है, ये आपके पास डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं पेरेंटल डीएनए, ठीक है, पीडीएनए। फिर इस पेरेंटल डीएनए से ये आपके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। ऑफस्प्रिंग मतलब जो जनरेशन आगे आएगी उसमें कौन कौन से डीएनए होंगे, कैसे डीएनए होंगे। ये एक डीएनए आ गया, एक स्ट्रैंड आ गया, और ये दूसरा डीएनए आ गया। फिर हम देखते हैं
ये हमारा दूसरा डीएनए है और ये दूसरा डीएनए। मतलब इस चीज़ से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एक्चुअली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, बाकी आपको कंटेंट तो हर जगह से मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो पेरेंटल डीएनए जो है वो ऑफस्प्रिंग में, यानी जो आगे जनरेशन बनी है, ये जो जनरेशन बनी है आगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक इसके पास देख सकते हैं आप रेड स्ट्रैंड है और एक इसके पास रेड स्ट्रैंड है, और ये जो ब्लू स्ट्रैंड है और ये जो ब्लू स्ट्रैंड है, ये जो बने हैं ये न्यू स्ट्रैंड बने हुए हैं, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग के न्यू स्ट्रैंड है। लेकिन दोनों के पास एक एक रेड स्ट्रैंड है, अपना पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों के पास एक एक है, इसीलिए से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं पिरामिडीन क्या होता है। पिरामिडीन और प्यूरिन दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। पिरामिडीन पूछा गया आपसे, प्यूरिन भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। तो पिरामिडीन और प्यूरिन दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। पिरामिडीन में देखते हैं कौन कौन से बेसिस आते हैं, साइटोसिन आता है, थाइमीन आता है और यूरासिल आता है, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या आता है, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये टोटल मिला के हैं तो सभी नाइट्रोजनस बेसिस, लेकिन सभी नाइट्रोजनस बेसिस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो दो कैटेगरी कौन सी हैं, ये है पिरिमिडीन और ये है प्यूरिन्स। तो पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल आता है, और प्यूरिन्स में सिर्फ एडेनिन और गुआनिन आता है, ठीक है। फिर देखते हैं साइक्लिक एएमपी क्या होता है। देखिए साइक्लिक एएमपी ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप समझ पाएंगे। एटीपी का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें ये डेराइवेटिव होता है, साइक्लिक एएमपी वहाँ पे बनता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में CAMP भी कहते हैं, ठीक है, CMP। लेकिन आप अपने आंसर में इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि साइक्लिक एएमपी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिनोसिन, ठीक है, ए से होता है एडिनोसिन, फिर होता है मोनो, एम से होता है मोनो और पी से होता है फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ बनता है, ये एटीपी का जो रिएक्शंस होती हैं, एटीपी के मैकेनिज्म में ये डेराइवेटिव फॉर्म होता है, ठीक। फिर देखते हैं प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स आप सभी जानते हैं कि ये वेक्टर का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। आपने वेक्टर डीएनए और डोनर डीएनए को कट किया है, तो दोनों को कट करने के बाद जॉइन करने का काम, जॉइन जो एक साथ करते हैं एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे मान लीजिए जीन क्लोनिंग अगर आपने पढ़ी हो, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जीन क्लोनिंग क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स का एक और नाम होता है, आपको पता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो कुछ 4-5 वीडियो अपलोड करी हैं, उसमें ये सभी टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं, तो वो वीडियो आप 4-5 ज़रूर देखें, ठीक है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती है, देखिए आपके पास एक डोनर डीएनए है, ठीक है, और एक आपके पास वेक्टर डीएनए है। तो डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम दोनों में एडिशनल चीज़ें ऐड कर पाएँ, जो जीन हमें चाहिए वो ऐड कर पाएँ। तो जैसे यहाँ से ये इसकी स्पेसिफिक पोजीशन, तो इतना जो पोर्शन है ये कट कर दिया जाता है, और यहाँ से भी ये इतना पोर्शन जो है ये कट कर दिया जाता है। तो ये कैसे पता चला कौन सी पोजीशन पे हमें कट करना है, तो वो स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, ठीक। और ये कट कौन करता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स करती हैं। इनका एक्चुअली में नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, लेकिन इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को कट करती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कट करती हैं, इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं 3 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वो वीडियो आप देख सकते हैं, तीनों ही टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डोनर डीएनए वेक्टर डीएनए को कट करने में मदद करती है, ठीक है। फिर देखते हैं प्लाज्मिड हो गया, ये मॉलिक्यूलर सीजर हो गया। जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग मैंने जैसा कि बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा मैकेनिज्म बताया, जीन क्लोनिंग आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर देखते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। देखिए जेनेटिक कोड आपको अच्छे से ध्यान होगा कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, वैसे ही कुछ जेनेटिक कोड होते हैं, तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे कि आपका पर्टिकुलर कोई प्रोटीन या कोई कंपाउंड बन रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ए से लाइसीन बनता है, ए जेनेटिक कोड होता है, उससे लाइसीन बनता है। जेनेटिक कोड का सिंपल सा ये मतलब है ट्रिपलेट फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसेस होंगे और उनसे कोई ना चीज़ फॉर्म हो रही होगी। जैसे ये ए है तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में है ना, 3-3 का जो पेयर होता है वो बनता है और उनसे एक एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। जैसे ए से नाइट्रोजनस, ये पूरा एक जेनेटिक कोड है। तो इस जेनेटिक कोड से, जैसे जेनेटिक कोड के नाम में ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ये कोड कर रहा होगा, और किस चीज़ को कोड कर रहा होगा, कोई जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा।
तो वैसे ही ये AAA जेनेटिक कोड है, ये लाइसीन को कोड करता है, ठीक है, लाइसीन बनता है। और आपको ध्यान होगा GUU से, इससे वैलीन बनता है, ठीक है, इस जेनेटिक कोड से वैलीन बनता है। तो कुछ ऐसे हैं जो मुझे ध्यान है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान होगी, UAA जो होता है, UAA और UAG और UGA, ये तीनों जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ये तो सभी को पता होना चाहिए, जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, जहाँ पे भी रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जहाँ पे DNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, वहाँ पे अगर ये स्टॉप कोडॉन वहाँ बीच में आ गए तो वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल रुक जाता है, उसके आगे DNA फॉर्म नहीं होता है, जो भी प्रोसेस चल रही होती है वहाँ से बिल्कुल रुक जाती, ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। ये जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ पे ये आगे की रिएक्शन होने नहीं देते, वहाँ से रुक जाता है। तो UAA, UAG और UGA ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। और ये भी पूरा ये जेनेटिक कोड ही है जो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। फिर देखते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, आप सभी को पता है। एंजाइम जो होती है उसके पास एक पोर्शन सबस्ट्रेट का भी होता है। तो जैसे ही जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड कर जाता है किसी से, ठीक है, एंजाइम में जो सबस्ट्रेट पोर्शन होता है जब वो किसी से बाइंड कर जाता है तो वो उसकी एक्टिव साइट होती है। फिर देख लेते हैं B सेक्शन, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये 40 मार्क्स का है और आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है आपको जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं। और जो मैंने बताया किससे वैलीन बनता है और ग्लाइसिन बनता है, ये सब भी आप उसमें एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। तो आप ये अटेम्प्ट करें, या फिर आप और ऑप्शन में ये दिया हुआ है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रूव किया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। हर्शे चेज का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको आपने 12th में भी पढ़ा होगा और ये बॉटनी में भी सोच लीजिए आपके है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स में। जितने भी, एक ये हो गया और एक और है वॉटसन एंड क्रिक का। वॉटसन एंड क्रिक का जो DNA डबल हेलिक्स का एक्सपेरिमेंट है वो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट जिन्होंने ये प्रूव किया था DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। मैं ढूंढूंगी, मुझे लग रहा है इस पे मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, तो इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर रोल इन ब्रीफ। तो ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस आपको बताना है। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होती है, मीन्स प्राइमरी प्रोटीन होती है, सेकेंडरी प्रोटीन होती है और टर्शरी प्रोटीन होती है। सेकेंडरी प्रोटीन में आपके पास बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं और अल्फा हेलिक्स होती हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में बहुत लॉन्ग आंसर बनेगा ये, तो ये पूरा आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में और उसके रोल के बारे में आपको बताना है कि कौन प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या रोल करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है वो, और डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इसमें डायग्राम होगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं इसमें और ऑप्शंस में है मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स इन डिटेल। इसमें क्या बताना है, प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोकैरियोट्स में बताना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ध्यान से इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोकैरियोट्स में पूछा गया है, तो इसी तरह आप प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोट्स में भी तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बस यही मकसद होता है कि इन सारे क्वेश्चन से आप आइडिया लेते जाएँ कि कैसे कैसे किस किस तरह हिंट जो है आपको मिल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यूकैरियोट्स में भी आप पूरा तैयार कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन के बारे में ही पूछा गया है। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन होता है, इलॉन्गेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होते हैं पूरे प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन पूछा गया है, तो आप इनिशिएशन को पूरा ब्रीफ करके, और इनिशिएशन का डायग्राम भी होता है, वो डायग्राम बना के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोट्स में बताना है। इसी तरह एक और आंसर आपको बुक में या सीरीज में मिल जाएगा, यूकैरियोट्स पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो पूरा मैकेनिज्म आप तैयार कर लीजिए। हो सकता है इनिशिएशन पूछे या इलॉन्गेशन पूछे या पूरा ही पूछ सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सब में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन द काइनेटिक्स ऑफ अ टिपिकल एंजाइम एंड एलोस्ट्रिक एंजाइम इन ब्रीफ। देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या हिंट मिलता है, इस क्वेश्चन से आपको ये हिंट मिलता है कि आपको एंजाइम वाला पोर्शन जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। एंजाइम में एपो एंजाइम क्या होती है, को एंजाइम क्या होता है, एंजाइम से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो एक एक नंबर में आ सकती है। एपो एंजाइम, को एंजाइम, और एंजाइम का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, ये आपको इसमें लिखना होगा।
फिर देखते हैं और ऑप्शन में क्या गिवन है, डिस्कस द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजी। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लॉज भी हैं, तो इसके लॉज आप डिस्क्राइब कर देंगे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बायोलॉजी में थर्मोडायनेमिक्स की, वो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर देखते हैं एक्सप्लेन द गिब्स फ्री एनर्जी इन डिटेल। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आप बॉटनी में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गिब्स एनर्जी आपकी 12th की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में ये दिया होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसमें आपको गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है कि जब एनर्जी एक्टिवेट होती है G1 G2 के बारे में और G0 के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर और ऑप्शन में देखते हैं डिस्क्राइब द हाई एनर्जी कंपाउंड फाउंड इन सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं, तो हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या आप पूरा सेल मेटाबॉलिज्म इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फिर देखते हैं राइट नोट्स ऑन डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर एंड देयर रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। आपने ट्रांसडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर का रोल आपको बताना होगा। फिर देखते हैं और ऑप्शन में गिवन है एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए पूरा एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, मुझे लग रहा है आपकी बुक में दिया होगा ये। तो जीन एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन का, तो आप देख लीजिएगा लैक ओपरॉन जहाँ भी गिवन हो, या अगर आपको नीड लगेगी तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो लैक ओपरॉन में जो रेप्रेसर होता है, एक्टिवेटर होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो लैक ओपरॉन इसमें आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लैक ओपरॉन ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का। उसमें जीन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से रेगुलेशन बताया गया, रेगुलेट होता है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं। सी सेक्शन है जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने रहते हैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं और 500 वर्ड के होते हैं, ठीक है, 500 वर्ड में करने रहते हैं। देखते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये तो मैं भी जस्ट पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि प्रोटीन मैकेनिज्म आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आपने प्रोटीन सिंथेसिस तैयार कर लिया तो काफ़ी चीज़ आपके लिए ईजी, क्योंकि इसमें देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा गया है प्रोटीन का। अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर तीनों ही आते होंगे, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर 2 फेजेस होती हैं, 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा प्लीटेड शीट्स होती है। तो ये 2 आप इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में ही आते हैं, तो ये दोनों बता देंगे आप, और एग्जाम्पल के साथ विद डायग्राम के साथ। तो डायग्राम जहाँ जहाँ बन पाए आप ज़रूर बनाइएगा, चाहे रफली ही डायग्राम बनाइएगा, ज़रूरी नहीं बहुत नीट एंड क्लीन और डायग्राम स्केच कलरफुल ये सब ज़रूरी नहीं है आप यूज़ करें, बस सिंपल सा पेंसिल से या पेन से किसी भी तरह डायग्राम बना दे रफली, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। इसमें डिस्क्राइब द एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। इसमें क्या है, ये जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है एग्रीकल्चर फील्ड में, उससे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में कैसे वो हेल्प करती है, तो एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो प्लांट्स में करते हैं हम लोग, उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर 9th है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, हाँ, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, वहाँ से आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उसके यूजेस या उसके एप्लीकेशंस 2-3 आप इसमें बता सकते हैं। फिर देखते हैं 10th क्वेश्चन, राइट नोट ऑन। इसमें आपको नोट लिखना है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर और आर्टिफिशियल सीड्स के ऊपर। तो आर्टिफिशियल सीड्स तो होती हैं वो मैन मेड सीड्स होती हैं, ठीक है, उसमें मैन का जो मैनिपुलेशन है वो किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली कि जो आर्टिफिशियल सीड्स है वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, दोनों एक ही टॉपिक है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और उसी प्रोसेस के दौरान ही ये आर्टिफिशियल सीड्स बनती हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये है राइट एन एसे ऑन ट्रांसजेनिक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो रोल है एग्रीकल्चर फील्ड में, वहाँ पे ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है उसमें ये क्वालिटी है कि उसके बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, ठीक है। एक ऐसा प्लांट है जिसकी क्वालिटी है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो जल्दी सूखा नहीं पड़ता, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी, बहुत साइमल्टेनियस है। तो दोनों ही प्लांट की हम कुछ ऐसी जीन्स ले लेंगे जिनकी वजह से वो प्लांट मतलब अच्छे फल प्रोड्यूस कर रहा है और जिनकी वजह से उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो उस जीन का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके जो हम एक नया प्लांट तैयार करेंगे, आप इस प्लांट में दोनों ही प्लांट के फीचर्स होंगे, मतलब इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ का भी फीचर होगा और इस प्लांट में अच्छे फ्रूट डेवलप करने का भी फीचर होगा। तो दोनों प्लांट के फीचर्स इसके अंदर हैं, दोनों की जीन्स हमने इसमें ट्रांसप्लांट करी, तो इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।